नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पटना एनएमसीएच के डॉक्टर संजय कुमार पिछले 22 दिनों से लापता हैं। उनकी गुमशुदगी की गुत्थी पटना पुलिस अभी तक सुलझा नहीं पाई है। परिवार के लोग परेशान हैं और ऐसे में अभिनेता शेखर सुमन ने सीएम नीतीश कुमार से सवाल किया है। उन्होंने बिहार सरकार से पूछा है कि आखिर उनके बहनोई साहब हैं कहां। सवाल बिहार पुलिस पर भी उठ रहे हैं। फिल्म अभिनेता शेखर सुमन ने बिहार पुलिस से भी सवाल किया कि 22 दिनों की जांच के बाद आखिर पुलिस के हाथ लगा क्या है। और इसीलिए आज हम बात करेंगे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ, पुलिस के आला अधिकारियों से, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे मसले में जहां पर शेखर सुमन ये सवाल रख रहे हैं कि आखिर फॉरेंसिक जांच जिन पहलुओं पर होनी चाहिए थी, क्या वहां पर लापरवाही नहीं बरती गई? पूरा मामला क्या है, जरा एक बार अपने दर्शकों को बताते चलें। शेखर ने पुलिस पर जांच में देरी का आरोप लगाया। उनका कहना है कि अगर उस वक्त जिस वक्त गाड़ी मिली थी उस वक्त जांच फॉरेंसिक तरीके से की गई होती, साइंटिफिकली की गई होती, तो शायद पहुंचना आसान होता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वो मुलाकात करना चाहते हैं, वो पुलिस के आला अधिकारी डीजीपी साहब से मिलना चाहते हैं, वो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मिलना चाहते हैं। उनका कहना है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर मेरे बहनोई साहब गए तो गए कहां। अगर उन्होंने आत्महत्या की, उनकी हत्या किसी ने की, अगर पुलिस ये थ्योरी पर आगे बढ़ रही है तो ये बताना भी पुलिस का ही दायित्व है। पुलिस ही ये कहेगी कि उन्होंने आत्महत्या कर ली और उन्हें इसका लिए साक्ष्य दिखाना होगा, बताना होगा। और इसीलिए इस मामले में क्या कुछ हो रहा है, ये सवाल शेखर सुमन उठा रहे हैं, परिवार उठा रहा है। हमारे साथ इस वक्त तो खुद जुड़ चुके हैं जाने माने अभिनेता डॉक्टर संजय के साले शेखर सुमन। बहुत स्वागत शेखर जी आपका हमारे इस बहस बिहार की में। और चूंकि विषय बहुत गंभीर है और बहुत गंभीर सवाल एक पीड़ित परिवार की तरफ से उठाया जा रहा है, जो कि आपके भी बहनोई साहब हैं। शेखर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि कहीं इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में तो नहीं डाल दिया जाएगा? बहुत गंभीरता नजर नहीं आ रही पुलिस की इस तहकीकात में, जांच में? मैं उन पर इस वक्त कोई भी आरोप नहीं लगाना चाहूंगा और ये भी मैं प्रिज्यूम नहीं करूंगा, इस तरह से अनुमान नहीं लगाना चाहूंगा कि इन चीजों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। जो पुलिस की तरफ से आश्वासन मिला है वो ये कि वो बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं और जितनी ताकत है उनमें और जितनी समझ है और जो भी प्रोसीजर है उसको मद्देनजर रखते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा भी सवाल उनसे यही था कि 22 दिन हो गए हैं। 22 दिन एक बड़ा लंबा समय होता है इस समय इस तरह के केस में, जहां एक इंसान अचानक भरी भीड़ से एक बहुत ही जो एक बिजी ब्रिज है गंगा सेतु, उसके बीचों बीच से जो 46 नंबर पिलर के पास उनकी गाड़ी जो बरामद हुई, वहां से कहां गायब हो जाता है। वहां से मान लीजिए वो कहीं निकलता भी है, जाता भी है, पर जाता कहां है। तो हर तरह की थ्योरीज पे काम किया जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी पुलिस इस मामले को लेकर आगे बढ़ रही है। हम ऐसा मान के चल रहे हैं और जल्द ही कुछ इसका नतीजा निकलेगा। अगर नहीं निकलता है तो फिर सवाल भी उठेंगे और इसके साथ ये भी उनसे कहना होगा कि अगर आपसे नहीं संभल रहा है या आपसे ये हल नहीं हो रहा है, क्योंकि किसी की जिंदगी का सवाल है और उस जिंदगी से कई जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, तो हो सकता है कि फिर इस मामले को सीबीआई जांच के लिए एक गुहार लगाई जाए, मदद मांगी जाए सीएम साहब से या डिप्टी सीएम साहब से या पुलिस के आला अधिकारियों से। उनसे ये गुजारिश की जाए कि ये बिहार पुलिस को जितना वक्त लेना था उन्होंने लिया और अभी तक कोई सुराग, कोई तथ्य, कोई सबूत, कोई दिशा नहीं मिली है, तो कोई और एजेंसी आगे बढ़े, सीबीआई नहीं तो आप बताएं, आप कहें कि हम किसके पास जाएं। पर जहां तक मेरी समझ है, मेरे ख्याल से सीबीआई के पास सीबीआई जांच होनी चाहिए इसकी। तो अभी मैं समझता हूं कि एक लंबा समय गुजर चुका है, जैसा कि मैं कह रहा था। एक हफ्ता हम और इंतजार कर लेते हैं जी। तो
आपने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने अपनी जिज्ञासा भी रखी, अपनी चिंता भी जाहिर की, जो बहुत स्वाभाविक है। एक परिवार जिसका मुखिया गायब हो जाए, जिन पर बहुत सारे लोग आश्रित हों, उनके लिए पूरा का पूरा परिवार एक शख्स होता है, उनके गायब होने के बाद आखिर इंसान जाए तो जाए कहाँ? पुलिस के पास ही जाएगा, उनसे ही जवाब पूछेगा, जानना चाहेगा कि जांच या तफ्तीश कहां तक पहुंची है। बिल्कुल। आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ, आपने जब ट्वीट किया था इस पूरी घटना के बाद ही आपने मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम ललन सिंह तमाम लोगों को ट्वीट के जरिए भी आग्रह किया था, उस पर कोई रेस्पॉन्स आपको मिला? जी, कोई रिस्पांस नहीं मिला और कहीं से कोई जवाब भी नहीं आया। मैं पता नहीं वो आवाज वहां तक पहुंची या नहीं पहुंची, वो बात वहां तक पहुंची कि या नहीं पहुंची। हालांकि पहुंचनी चाहिए, कोई वजह नहीं कि नहीं पहुंची, और नहीं पहुंची तो बहुत दुखद है, क्योंकि उन्हीं के हैंडल पे हमने ट्वीट किया था, उनको टैग किया था। और यहां आने के बाद मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं तेजस्वी जी से मिल पाऊं, लेकिन वहां से कोई मुझे जवाब नहीं मिला। और जवाब इसलिए भी नहीं मिला क्योंकि अब जो उनका अकाउंट दिख रहा है व्हाट्सएप पे, वो एक बिजनेस अकाउंट दिख रहा है और वहां कोई एक्टिविटी मुझे दिखी नहीं, वो दिख नहीं रहे हैं कि वो वहां पर हैं। तो मुझे नहीं मालूम कि अब किस तरीके से। अब मैंने ये भी सुना कि वो अब कुछ जाती परेशानियां थी, तो मैं मेरे जो कजन है वो आए थे, उन्होंने भी मिलने की कोशिश की, पर बाकी आला अधिकारियों से मुलाकात हो गई है। अगर इस बार मुलाकात नहीं होती तो फिर मैं एक हफ्ते के अंदर आऊंगा और उनसे दोबारा एक वक्त मुकर्रर करने के बाद फिर उनसे जरूर मिलूंगा। शेखर, पुलिस की जो शुरुआती जांच थी, चूंकि लगातार हम इस खबर को कवर भी कर रहे थे, जाने माने प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, बिहार के लोगों के लिए भी एक कहीं ना कहीं परेशानी और चिंता का ये सवाल है कि आखिर डॉक्टर साहब गए तो गए कहां। शुरुआती थ्योरी पुलिस की ये कह रही थी कि कोई तनाव था, मानसिक परेशानी उन्हें हो रही थी, किसी तरह की दुविधा थी, चिंता थी। क्या आप परिवार, चूंकि आप ही का है, आपकी बहन है, तो आपसे बेहतर ये कोई बता नहीं सकता है कि क्या इस तरह की कोई परिस्थिति थी उनके साथ? नहीं, जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मुझे बताया है, जहां तक सलोनी ने मेरी बहन ने जो मुझे बताया, और मैंने बहुत गहराई से इस बारे में और बहुत लंबी एक बातचीत की। कल उनके साथ मैं 5-6 घंटे था घर पर, और उनकी जो माता श्री है, मेरी चाची, उनसे भी हम मिले, उनके बेटे थे वहां, उनसे भी बातचीत की। लेकिन ऐसी कोई बात निकल के नहीं आई, ऐसा कोई बैकग्राउंड, ऐसी कोई हिस्ट्री, ऐसी कोई कहानी, ऐसा कोई संकेत कुछ नहीं निकल के आया। अब इसमें कितनी सच्चाई है वही जाने या कोई और जाने, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक परिवार की बात है, ऐसी कोई बात कभी सुनी भी नहीं गई। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई बात छिपाई जा रही। टू बी फेयर इनफ कि अगर हम इस मामले की जांच कर रहे हैं तो सच्चाई जानना भी बहुत जरूरी है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ यही है कि हम किसी भी तथ्य पे इस चीज को आधारित करते हैं या सोचते हैं, अगर हम मानते हैं कि ये एक सुसाइड का केस है, या हम मानते हैं कि उनको अगवा कर लिया गया, या मानते हैं वो कहीं चले गए, तो वो गए कहां, फिजिकली कहां गायब हो गए? ये प्रश्न जो है, ये बहुत एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसी भी हालत में अगर वो सुसाइड करते हैं तो किसी ने उनको देखा होगा नदी में कूदते हुए, पैदल चलते हुए। थ्योरी आकर रुक जाती है, पुलिस ने ही सबसे पहले कहा कि गांधी सेतु पर उनकी गाड़ी मिलती है, गाड़ी के अंदर उनके दोनों मोबाइल मिलते हैं, गाड़ी अंदर से लॉक भी थी, वो गाड़ी से उतरते हुए भी दिखते हैं और हाजीपुर की तरफ बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो सबके जहन में, परिवार के भी जहन में आएगा, हम सबके जहन में है, बिहार की जनता भी जानना चाहती है, वो मरीज भी जानना चाहते हैं जो उनसे इलाज करवा रहे थे कि आखिर वहां से कोई शख्स अगर उतरकर छलांग लगाता है तब भी वो सीसीटीवी कैमरे की निगाह में होगा, अगर वो आगे बढ़ता चला जाता है तब भी वो निगाह में होगा कैमरे की। तो क्या परिवार को वो फुटेज दिखाई गई, परिवार को जानकारी हर एक डेवलपमेंट की दी जाती है? जी, ऐसा उन्होंने मुझे बताया कि जानकारी दी जाती, बस इतनी ही, और ये जानकारी बहुत कम है। एक फुटेज उन्हें दिखाया गया, और बड़े अफसोस की बात है, दुखद बात है कि उस ब्रिज पे, उस गांधी सेतु पे कोई सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं। और अगर है, जहां तक मेरी जानकारी जो मुझे बताई गई कि वहां सीसीटीवी कैमरा नहीं है, मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन मुझे बताया गया सीसीटीवी कैमरा नहीं है, अगर है तो काम नहीं कर रहा है। और जहां गाड़ी रुकी थी वहां एक पुलिस चौकी है, वहां भी सीसीटीवी कैमरा नहीं।
तो वो अगर कोई सुइसाइड करना चाहता तो गाड़ी से उतर के चलने क्यों लगेगा? वो तो गाड़ी रोकेगा और कूद जाएगा। और अगर चलता हुआ गया है तो कहां तक गया है और इसके फिर निशान क्यों नहीं मिल रहे? आगे कोई सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं था? तो ये सुराग मिलेगा तो कहां से मिलेगा? हम सिर्फ ये कह दें कि बस यहीं तक हम आपको ये फुटेज दिखा सकते हैं, उसके आगे कुछ नहीं, हम देखेंगे, हम जानेंगे। पर आप देखेंगे जानेंगे कैसे जब आपके पास कोई इस तरह का उपकरण ही नहीं लगा है, कैमरा ही नहीं लगा है, किसी ने देखा नहीं? तो ये तो जानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आखिर में आप कह देंगे कि वी हैव टू शट द केस क्योंकि हमें कोई सुराग नहीं मिल रहा है। 22 दिनों के बाद कहीं कोई एक रोशनी की किरण तो नजर आनी चाहिए थी, कुछ एक लीड तो मिलना चाहिए था एक आदमी का। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, शारीरिक रूप से ही गायब हो जाना, ये तो बड़ी अनहोनी सी बात है और एक ऐसी बात जो जल्दी हजम नहीं होगी। पचने जैसी वाली बात नहीं है। और पुलिस के लिए तो कम से कम इस बात को कहना भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि पुलिस ही तो साइंटिफिकली प्रूव करती है, वही तथ्यों को लाती है, रखती है, और उसके बाद ये तय होता है कि हुआ क्या था, और उसके बाद तफ्तीश होती है कि क्यों हुआ। लेकिन हुआ क्या, ये तो जानने का अधिकार है परिवार को। शेखर, बहुत सारी मिस इंटरप्रिटेशन भी है, कई तरह की कंफ्यूजन भी है, फैक्ट्स को लेकर के भी लोग बहुत डिलेमा वाली सिचुएशन में है। कोई कह रहा है कि मुजफ्फरपुर गए और वहां से वापस लौटते समय ये सब कुछ हो गया। कोई कह रहा है कि वो बक्सर गए हुए थे, लेकिन विभाग इस बात को इनकार कर रहा है। आखिर एग्जैक्ट क्या हुआ था, सच क्या है? नहीं, बक्सर वाली बात तो पुरानी बात है, जब किसी और एग्जामिनेशन के लिए वो गए थे। अक्सर वो शायद, जैसा मुझे सलोनी ने बताया, कि वो हर 2-3 महीने पे इन्विजिलेशन के लिए जाते थे। ये वाज द एग्जामिनेशन कंट्रोलर, तो हर जगह जाना उनको पड़ता था। इस बार उनको मुजफ्फरपुर जाना था और मुजफ्फरपुर वो गए नहीं, क्योंकि ब्रिज पे से जब उन्होंने फोन किया 7:42 पे, वो आखिरी कॉल था, शायद 16 सेकेंड तक उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि अब मैं गाड़ी पार्क कर रहा हूं। इसका क्या मतलब है, कोई समझ नहीं पाया। गाड़ी कहां पार्क कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो आप निकले थे, तो मुजफ्फरपुर पहुंचने में तो वक्त लगता है। तो उसके बाद कोशिश की गई उनसे संपर्क साधने की, लेकिन फिर कोई जवाब नहीं आया, घंटी बजती रही। तो वो मुजफ्फरपुर पहुंचे नहीं थे। ये एक बड़ी अनहोनी बात है कि जब गाड़ी पाई गई तो उसका रुख जो है वो पटना की तरफ था। वो जाते जाते अचानक उन्होंने एक यू टर्न लिया और गाड़ी इस तरफ पार्क करके फिर उतर के चले गए। वो जाते, वो दिख रहे हैं, यानी कि मुजफ्फरपुर पहुंचे नहीं थे, वो सिर्फ उतर के जाते दिख रहे हैं उस तरफ। तो इसके आगे की कहानी तो किसी को मालूम नहीं है, जो हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस सिर्फ एक ही बात कर रही है कि हम इस पर काम कर रहे हैं और इससे ज्यादा हम नहीं बता सकते, और हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर सुमन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बिल्कुल हम सब ये चाहते हैं कि डॉक्टर संजय कुमार कहाँ हैं, किन हालातों में हैं और क्या हुआ उनके साथ, ये चीजें पुलिस की तरफ से साफ तौर पर सामने आनी चाहिए, ताकि लोगों को, परिवार को, पत्नी को, बेटी को और हम सबको ये पता चल सके कि आखिर हुआ उस वक्त क्या था। हालांकि जैसा खुद शेखर सुमन हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनका कहना था कि ये तमाम चीजें जो हैं वो पुलिस के असर से जांच पड़ताल की जा रही हैं। उन्हें इस बात का भरोसा भी है कि पुलिस अपनी तहकीकात से कुछ न कुछ जरूर सामने निष्कर्ष लेकर पहुंचेगी। लेकिन कई सवालों को उन्होंने सामने रखा है जो परिवार के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है जानना। हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं सबसे पहले कराते चलूं। उमेश सिंह हैं, रिटायर्ड आईपीएस हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस चर्चा में। डॉक्टर रंजीत, महासचिव हैं भासा के, सर आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे सहयोगी संजय कुमार हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। मैं अपने गेस्ट पैनलिस्ट के पास जाऊं उससे पहले संजय, चूंकि उन्होंने 1 मार्च से लेकर 22 तारीख आज की तारीख तक इस पूरी खबर को कवर किया, वो पल पल की जानकारी से जुड़े हुए हैं। संजय, सीधा मेरा सवाल कि पुलिस की जांच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले शेखर सुमन और परिवार को ज्यादा भरोसा नहीं था। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब से थोड़ी देर पहले जब वो हमारे साथ जुड़े थे तो उनका जो रुख था वो थोड़ा नरम हुआ है। उन्होंने ये उम्मीद जताई कि पुलिस सही दिशा में जांच कर रही है और बहुत जल्द कुछ लाएगी, क्योंकि पुलिस ऐसा कह रही है। तो हम भी थोड़ा और वक्त देते हैं, इंतजार करते हैं। देखिए विभा, सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले को अगर आप देखें तो 4 बातें आती हैं। या तो उनकी किडनैपिंग कर ली गई, या कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, या फिर डॉक्टर साहब खुद से चले गए हों, या फिर सुसाइडल अटेम्प्ट उन्होंने लिया हो। ये 4 बातें हैं।
देखिए किडनैपिंग की बात, चूंकि अब तक किसी तरह का कोई रैंसम कॉल नहीं आया परिजनों के पास, तो पुलिस इस थ्योरी को खारिज कर रही है। और दूसरी बात आती है सुसाइडल अटेम्प्ट की, तो पुलिस ने 2 टीमें गठित की हैं और ये 2 टीमें विभिन्न जिलों में गई हैं और वहां पर किसी तरह का यूटी केस दर्ज हुआ है या नहीं, इसकी छानबीन चल रही है। एक और जो बात है कि डॉक्टर साहब खुद से चले गए हों, तो आपको मैं बता दूं कि जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी साइंस है दिल्ली की, जो सीबीआई के जो एविडेंस कलेक्ट होते हैं उनको भी वो डेवलप करती है, तो उसने जो डॉक्टर साहब लास्ट टाइम में उतरे थे, ये नालंदा मेडिकल कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, ये पेशे से प्रैक्टिशनर्स नहीं थे, ये टीचर थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे वहाँ पे नालंदा मेडिकल कॉलेज में। तो उसके बाद जो 1 किलोमीटर तक वो गए हैं, जो लेबोरेटरी साइंस है उसने डेवलप करके निकाल लिया है। और लास्ट टाइम की अगर बात करते किसी कॉन्स्पिरेसी की, तो परिजनों से भी काफ़ी पूछताछ हुई और उन्होंने कोई क्लू नहीं दिया, कुछ ऐसी बातें नहीं बताई, तो टेंशन में थे। ये बात तो आ रही है कि तनाव में थे कुछ दिनों से, अभी तक के पुलिस ने बताया, जांच के आधार पर उन्होंने बताया। लेकिन जांच, ये टेंशन की वजह से क्या उन्होंने सुसाइडल अटेम्प्ट लिया या कहीं चले गए, ये जांच का विषय है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पुलिस पूरे मामले में काफ़ी गंभीर है और खुद मुख्यमंत्री ने डॉक्टर साहब की जो वाइफ है, जो शेखर सुमन जी की बहन है सलोनी जी, उनको बुलाया था, उनसे मुलाकात की थी। डीजीपी भी रिव्यू कर रहे हैं, पटना एसएसपी नया है, उन्होंने रिव्यू किया और पटना पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम भी रखा है इस पूरे मामले में, ताकि किसी तरह की जानकारी जो है वो पटना पुलिस तक पहुंच सके। प्रशासन के असर से, पुलिस के असर से इस पर बहुत गंभीरता बढ़ती जा रही है और हर एंगल से जांच की जा रही है। हालांकि कोई जल्दबाजी वो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एक तो हाई प्रोफाइल मामला भी है और दूसरा कि परिवार को संतोषजनक साक्ष्य के साथ कोई ना कोई जानकारी दी जाएगी। हवा में बातें नहीं होती हैं पुलिस की तरफ से। उमेश सिंह, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। उमेश जी, मैं आपके तजुर्बे से और ये जानना चाहूंगी कि इस तरह के मामलों में चूंकि फॉरेंसिक जो जांच होती है, एक एक साक्ष्य की जांच बहुत बारीकी से होना, और वहां पर अगर लूप होल्स रह जाते हैं, खामी रह जाती है, तो कहते हैं कि सच बहुत दूर हो जाता है। तो क्या आपको लगता है अभी तक की चीजों को देखकर कि यहाँ पर लापरवाही हुई, कुछ ना कुछ गलतियां की गई, नहीं तो और कुछ क्लू हाथ लगे होते? देखिए, इस तरह के जो केसेस होते हैं उसको पुलिस इन्वेस्टिगेशन की भाषा में ब्लाइंड केस कहा जाता है। मुझे बहुत ही हार्दिक संवेदना है शेखर सुमन जी के साथ कि डॉक्टर साहब उनके बहनोई लगते हैं, और मैं कहना चाहूँगा कि आप आश्वस्त रहिए, पुलिस पर भरोसा रखिए। अंतिम समय तक पुलिस के लिए भी इस तरह का कांड बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है, और अभी जो डीजीपी हैं वो काफ़ी सधे हुए व्यक्ति हैं, आरएस भट्टी साहब, और उनकी जो टीम है, सीआईडी के जो लोग हैं, काफ़ी टीम का गठन किया गया है। ब्लाइंड केस में 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला होता है घटनास्थल, और घटनास्थल से संबंधित ही एक चीज़ होती है फॉरेंसिक साइंस का एग्जामिनेशन। तो जैसा कि आपने उद्धृत किया, संजय जी ने बोला कि सीबीआई लेबोरेटरी से भी जांच चल रही है, और दूसरा जो पहलू होता है वो संबंधित व्यक्ति से संबंधित जो नज़दीक के लोग होते हैं, जैसे उनका स्टाफ हुआ, जैसे उनके परिवार के लोग हुए, और कोई डॉक्टरी प्रोफेशनल यदि राइवलरी है, उन पहलुओं को भी बहुत बारीकी से जांच करना होता है, और इसमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है और काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। और आप जानते हैं कि किडनैपिंग फॉर रैंसम बिहार में पहले बहुत होता था, एक उद्योग की तरह था, जैसे बाघा में बहुत होता था, बेतिया में होता था, मुजफ्फरपुर में होता था। सर, इस मामले में पुलिस जो कर सकती थी वो अपनी तरफ से पूरी तरीके से कर रही है, और बहुत जल्द किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाना भी अनुचित ही होगा, क्योंकि ब्लाइंड केस है और इसीलिए एक एक साक्ष्य को देखना, उसे वक्त देना जरूरी होता है। डॉक्टर रंजीत महासचिव भाषा से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, डॉक्टर रंजीत, चूंकि भाषा का दायित्व एक परिवार के असर से ज्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि आपके बीच काम कर रहे थे, आप क्या इस जांच से संतुष्ट हैं, या आपको भी लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई खामी है, कमी है, बहुत गंभीरता नहीं दिख रही है? सबसे पहले मैं
इनके परिवार के प्रति राज्य के चिकित्सकों की ओर से गहरी सहानुभूति प्रकट करता हूं। पिछले 22 दिनों से अभी तक जो रहस्य का उद्भेदन होना चाहिए था वो हो नहीं पाया, अभी तक हो गया है। सारे डॉक्टर चिंतित हैं इस चीज़ को लेकर के, और हमने एक पैदल मार्च भी किया था आईएमए और भाषा ने जी। और उस समय ही हम लोगों ने कहा था कि एक इसकी वैज्ञानिक तरीके से जांच हो, और उस समय भी उनकी पत्नी से भी बातचीत हुई थी। उस बैठक में उनकी पत्नी ने इच्छा व्यक्त की थी कि सीबीआई से जांच करवाई जाए। तो मैं बहुत ही जो है विनम्रतापूर्वक सरकार से आग्रह करूंगा कि उनके परिवार की जो इच्छा है और काफ़ी बेचैनी है, उनके परिवार की हर पक्ष के साथ जो पदचाप अगर अपने घर के बाहर सुनती हैं या कोई भी नॉक होता है तो बहुत ही आशा भरी नज़रों से वो खोलती होंगी दरवाज़ा, और जब नहीं मिलते होंगे तो फिर उनको ये स्थिति लगती होगी, काफ़ी निराशा हाथ होती होगी। तो हर पल एक निराशा और आशा, ये बहुत ही दुखद स्थिति है। तो इस स्थिति में जब अभी तक कोई रहस्योद्घाटन नहीं हो पाया, शुरुआत का भी जो अन्वेषण है वह भी प्रश्नों से घिरा है, और ऐसी स्थिति में मेरा पुनः एक विनम्रतापूर्वक आग्रह होगा कि वो उनके परिवार की भावनाओं की मूल भावना जो है उसको समझे सरकार, और उसको जो है वो सीबीआई के हवाले करे, साइमल्टेनियसली चले। इस पर कुछ नहीं है। परिवार के साथ सरकार खड़ी हो, बहुत जरूरी है कि इस वक्त परिवार के साथ पुलिस प्रशासन जो है वो हर पल जुड़कर उन्हें यह आश्वस्त कर सके कि जांच आपके हित में किया जा रहा है, जल्द और सकुशल बरामदगी हो सके, ये हम सबकी कोशिश है। लेकिन हुआ क्या ये जानना, और इस जानने के लिए अगर परिवार चाहता है कि इसकी सीबीआई जांच हो तो इस पर सरकार को भी गंभीर होना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने अपना वक्त दिया, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। और शेखर सुमन के बहनोई का क्या हुआ, इस चर्चा के जरिए शेखर सुमन ने भी अपने परिवार की, अपनी बहन की चिंता को सामने लाया है। उनकी उम्मीद है कि सरकार और प्रशासन व्यवस्था सब कुछ मिलकर डॉक्टर संजय को जरूर ढूंढ निकालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।